प्लीज हैव अ लुक, आई रिवाइज इट। हमने लास्ट क्लास में किया था आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल के फिर दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर। नॉन आइडियल वो होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। रोल्स लॉ को फॉलो ना करने का मतलब ये होता है पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और फॉलो करने का मतलब होता है पी ऑफ ए इज इक्वल पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह सोल्यूट का भी होगा, इसी तरह यहाँ पे सोल्यूट का होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सब हमने पॉइंट्स बताए थे। यहाँ पे हमने क्या बोला था, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना। फिर इसके दो टाइप्स बताए थे हमने, एक बताया था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। फाइन, हैव अ लुक। यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो जब आप बताते हो दैट मींस आइदर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। क्लियर है ना, लाइक पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो वो कहाँ पे आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ ए इज लेस देन पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऑलरेडी लास्ट क्लास में। यहाँ पे ये इसका प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज यहाँ पे इंट्रैक्शंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कम है। क्लियर ना, इंट्रैक्शंस आर लेसर या वीकर, इंट्रैक्शंस आर वीकर, आर वी क्लियर। इसी वजह से सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर है तो वहां पे क्या होगा, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वहां पे फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे, इस वजह से इसका प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह पी टोटल भी लेस होगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा। नेक्स्ट हमने बोला था डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे डेल्टा वी लेस देन जीरो। यहाँ पे हमने बोला था डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो। इज इट क्लियर। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर होता है जहां पे द कंपोजिशन या कंसंट्रेशन विद इन द सोल्यूट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन इन द वेपर फेज। क्लियर। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जब कंपोजिशन सेम होगा, ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप कितना भी कंसंट्रेशन चेंज करोगे, दे विल ऑलवेज बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। और इन दो सॉल्यूशंस को या इन दो मिक्सचर्स को आप कैसे ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। डोंट गो इनटू द डिटेल अगेन। क्लियर कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता क्या है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन ओनली। फाइन। उसके बाद उसके भी हमने दो पढ़े थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और साथ में उनकी ये प्रॉपर्टी है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। आर वी क्लियर। सेम गोस वाइस वर्सा विद द नेगेटिव एजियोट्रोप। आर वी क्लियर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, बी केयरफुल विद द एग्जाम्पल्स। आज हमें क्या पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो ये वाला जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें क्वेश्चंस हर जगह पे आते हैं, वेदर इन द एंट्रेंस और इन द बोर्ड्स। ठीक है, हर जगह पे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले सुनो उसके बाद लिखना। प्लीज हैव अ लुक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये वो वाली प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो सिर्फ सल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। सल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आर वी क्लियर। सॉल्वेंट का चेंज करोगे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द number of solute particles. Those particles could be either in the form of ions or in the form of atoms, molecules, so on so on. जिसमें भी होगा, we don't care about that. बस ये चीज आपको याद रखना है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है, अगर ये चेंज हो रहा है दैट मीन्स सोल्यूट का अमाउंट चेंज हो रहा है। आर वी क्लियर। ठीक है ना। फाइन, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके, विल डील विद दोज एप्लीकेशंस अलोंग साइड। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which only depend on the number of solute particles. फाइन।
तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा उसको हमेशा आप क्या बोलोगे, इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, depression in freezing point. Fourth one is osmotic pressure, ऑस्मोसिस पढ़ा है ना, ठीक है। ऑस्मोसिस में उल्टा होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन, क्लियर, फाइन। ये एक स्पेशल केस है ऑस्मोसिस किसका, डिफ्यूजन का। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। रिलेटिव दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर प्रॉप, ये कोई भी जो कंपोजिशन होगा उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, क्लियर। सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा डेफिनेटली कि अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है तो वो एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आप रिड्यूस करते हो। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, हम ये आइस को मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, क्लियर। विल डील विद द ये इसका एक्सप्लेनेशन लेटर। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अंडरलाइन करो फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आर वी क्लियर। कम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम है उसके तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी कम वैल्यू आएगा, क्लियर है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये 4 है हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ये यही 4 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। आर वी क्लियर, फाइन। अंडरलाइन करो फर्स्ट वन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यू वांट टू राइट, लिखो। These solid particles can be either in the form of number of molecules, atoms, ions, ठीक है, एक्स्ट्रा मास, moles, कुछ भी can be in the form of moles, mole fraction. You just have to remember this one कि solute particles पे ये depend करता है। These all the terms contain the number of solute particles. This property is very easy. It is your last year थे, अभी टाइम्स पड़े वहाँ, ठीक है। लिखा ये, लिखा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक और चीज, यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे विल टेक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। आर वी क्लियर, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। हर जगह पे आप ये सोल्यूशन जो बनाओगे इट विल बी ऑलवेज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्लियर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है पहले समझो, उसके बाद लिख लेना। क्या बताता है ये जो प्रॉपर्टी है, ये बताता है कि अगर आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। आर वी क्लियर। सपोज आपने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया ए और बी का, ए यू नो सॉल्वेंट, बी आपका सोल्यूट है, क्लियर। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। सपोज आपका ए है, इनिशियली वोलाटाइल है ए, क्लियर। तो यहाँ पे इसका मान लो वेपर प्रेशर है, एज्यूम कर लो 100 mmHg, इज इट क्लियर। उसके बाद जब आप वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसमें ऐड करोगे, ठीक है, ये वोलाटाइल सॉल्वेंट है और ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। इनिशियली इसका प्रेशर कितना है 100 mmHg, लेकिन जब आपने इसमें क्या किया, ऐड किया ना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इससे क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। इट विल रिड्यूस, लेट्स से ये बन रहा है 98 mmHg। आर वी क्लियर। ये क्यों हो रहा है, एनी रीजंस, इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जिसकी वजह से रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वेपर्स विल रिड्यूस।
इज इट क्लियर? तो सिंपल फैक्ट क्या है कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनको अब बीच बीच में कहाँ कहाँ कहीं पे क्या होगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स, और सोल्यूट के पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल है, वो इवेपोरेट नहीं होते, वो वेपर्स क्रिएट नहीं करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। आर वी क्लियर विद दिस? समझ आई बात? तो ये सब आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? When a non-volatile solute is added to volatile solvent, the vapor pressure of solution reduces। ठीक है, ये इसका फिजिकल मीनिंग है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। अब हमें ये सॉल्व करना है, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करनी है कि कितना रिड्यूस हुआ ऑन एडिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है, इसका रीजन ये रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एक्सपोज्ड टू द सरफेस विल रिड्यूस। ठीक है, बाकी आप डिटेल में देखना नोट से जो ये एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करनी है इसके, तो इसके लिए ध्यान दो आप। यहाँ पे हमारे पास है सोल्यूशन ए और बी का, एक बाइनरी सोल्यूशन है, ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल सॉल्वेंट, और बी क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। बिकॉज मैंने पहले ही बोला था विल ऑलवेज डील विद द बाइनरी सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं इसका एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी ये किसके बराबर होगा, पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ ए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये किसके बराबर होगा, इजी बताता हूं, इट विल बी 0। नॉन वोलेटाइल है ना, ठीक है, फाइन, डन। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है आपका वो किसकी वजह से, पी ए प्लस पी बी, यही पढ़ा था ना हमने। तो पी बी आपका क्या है, इट्स 0। तो पी टोटल किस पे डिपेंड करता है, पी ए, और पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। आर वी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आप चेक कर लो, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। विल इंट्रोड्यूस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो, आप चेंज इन वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो। इनिशियली मान लो उसका वेपर प्रेशर कितना था, पी ए, उसके बाद जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो रिड्यूस होके वो सपोज पी ए डैश बन रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो डेल्टा पी किसके बराबर होगा, पी ए डैश माइनस पी ए, और इनिशियल जो वेपर प्रेशर होगा ना उसका, प्लीज हैव अ लुक, इनिशियल जो वेपर प्रेशर होगा वो इसका पी नॉट ऑफ ए होगा, और रिड्यूस होके वो क्या बनाएगा, पी ऑफ ए। इज इट क्लियर? देखो जब आपने सोल्यूशन लिया था ना ए का सिर्फ, उसमें इसका वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, पी नॉट ऑफ ए। फिर जब आपने इसमें क्या किया है, सोल्यूट भी ऐड कर दिया, तो ये रिड्यूस होके क्या बनेगा, पी ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो इसको यहाँ पे ठीक कर देते हैं, इट्स नॉट, हाँ ये सही है। अब तो डेल्टा पी किसके बराबर होगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए। इज दिस क्लियर? पी नॉट ऑफ ए क्यों लिया मैंने, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर जो इतना था इसका, उसके बाद जब आपने सल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर क्या बना, पी ऑफ ए। क्लियर? मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये ज्यादा है, दिस वन इज स्मॉलर क्वांटिटी। पी नॉट ऑफ ए एज इट इज रख दो, और पी ऑफ ए किसके बराबर है, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। इज इट क्लियर? पी नॉट ऑफ ए कॉमन, वो क्या आएगा, 1 - एक्स ए, और वो आप लिख सकते हो पी नॉट ऑफ ए एक्स बी। क्यों? बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1। क्लियर? तो यहां से 1 - एक्स ए किसके बराबर आएगा, एक्स बी। आर वी क्लियर? यहां तक समझ आया सबको? फाइन, नाउ पे अटेंशन। डेल्टा पी किसके बराबर आ रहा है, पी नॉट ऑफ ए
एक्स बी। क्लियर? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स पी। डेल्टा पी किसके बराबर है? इट्स पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल एक्स पी। आर वी क्लियर? दिस डेल्टा पी इज नोन एज, ये चेंज इन वेपर प्रेशर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना रिड्यूस हो रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द पी नॉट ऑफ ए। इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आर वी क्लियर? आप किसके साथ रिलेट कर रहे हो? जो इसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर है ना, उसके साथ रिलेट कर रहे हो। दिस क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आर वी क्लियर? दिस वन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना लो हो रहा है वो, कितना चेंज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे ये किसके साथ आप रिलेट कर रहे हो? जो उसका प्योर वेपर प्रेशर है उसके साथ रिलेट कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सबी। एक्सबी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। क्लियर? तो हमने क्या बोला था? क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या ये जो ये वाली क्वांटिटी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? यस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। एक्स बी में क्या होगा? सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। आर वी क्लियर? तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? ये क्लियर हुआ सबको? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन केस यू आर आस्क्ड टू डिफाइन दिस प्रॉपर्टी नाउ, ये इसका मीनिंग था कि वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, फिर हमने इसके लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव की। तो क्या लिखोगे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का स्टेटमेंट? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप ऐसे बोलोगे, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या is directly dependent on the mole fraction of the solute and this property is called relative lowering vapor pressure। या आप ऐसे define कर सकते हो, ratio of lowering of vapor pressure with respect to the pressure of the pure solvent is equal to the mole fraction of the solute। Are we clear? डिफाइन करने का तरीका अपना होना चाहिए कि आप कैसे, ये इक्वेशन ही इसका डेफिनेशन है। क्लियर? और इक्वेशन की मीनिंग क्या है? दिस वन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आर वी क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, लिखो इन केस यू वांट टू राइट। दिस वन इज, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्योंकि ओरिजिनल उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर क्या बन रहा है? पी ऑफ ए। और ये इक्वेशन कहाँ से आई? दिस वन इज फ्रॉम द रोल्स लॉ। ये जो आपने पी ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए लिखा है, लिखने का फिर तरीका होता है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ ये आएगा दिस वन एंड देन यू एक्सपैंड। फिर वो लास्ट पे कभी ये भी पूछते हैं, हाउ इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? व्हाट यू विल राइट? 5 नंबर से लास्ट पर से 1-2 नंबर इसके होते हैं, हाउ दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक 3 नंबर आपने किए, जस्ट वन स्टेटमेंट, सिंस दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट्स व्हाई इट्स ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? इतना सा लिखने पे आपके मार्क्स आ जाते हैं, बट you don't know what to write, how to present Raoult's law। Without mazak you have to study 10 plus hours। फाइन। देन उसके बाद आता है इसी का एक सेकंड पार्ट आता है, वो भी क्वेश्चंस के साथ ही आता है कि बोर्ड का है वो वाला टॉपिक। ठीक है, वो ये है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? विल यू बी एबल टू डू इट इफ आई आस्क यू? कर सकते हो? वहां पे होता है क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी, लाइक दिस वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर ऐसे ही मैं पूछूं कैन यू डू इट, ये आपकी इक्वेशन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बता सकते हो? यस डेफिनेटली, क्योंकि दिस मोल फ्रैक्शन ये जो है ना, इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट। तो आपको क्या करना होता है? लिखो नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास
डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास या डिटरमाइनिंग मोलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ इन एक ही बात है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम relative lowering of vapor pressure. Determination of molecular mass या molar mass of solute from relative lowering of vapor pressure. Now pay attention, it's very easy, I'll do within one go. Pay attention. According to this colligative property, according to relative lowering of vapor pressure, क्या है आपका ये एक्सप्रेशन इसका डेल्टा पी, या आप अलग से लिख सकते हो, लेट्स डू सेपरेटली, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मैं एक्सपैंड करके लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? फाइन, नाउ पे अटेंशन। सपोज आपके पास पानी का ग्लास है, आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हो, क्लियर है ना, थोड़ा सा लाइक 4, 5, 10, 100 क्रिस्टल्स एज कंपेयर टू द वाटर, वो जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी लेस। क्लियर है ना? आप ऐसे मान लो आपने 1 चम्मच नमक जो टैंकी है ना, टैंकी में ऐड कर दिया। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे n ऑफ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n ऑफ b, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आप क्या कर सकते हो, n ऑफ a प्लस n ऑफ b इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओनली, सॉरी सॉल्वेंट ओनली। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, किससे? सोल्यूट से, तो आप सोल्यूट के मोल्स डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। क्लियर? जब कोई टर्म किसी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटी होती है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डू यू नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नेग्लेक्ट करते हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एटम। आप मास ऑफ एटम किससे डिनोट करते हो? ए से। ए किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर इसी से बना होता है ना। क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वी डोंट कंसिडर। क्यों नहीं करते हैं हम कंसिडर? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ दीज टू। आर वी क्लियर? ठीक है ना? तो पूरे एंटायर एटम का मास कहां पे कंसेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस पे। आर वी क्लियर? इज दैट क्लियर? तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करके 0 लेते हैं। सेम गोज विद दिस। आप मान लो 1 चम्मच आपने नमक ऐड कर दिया किसमें? टैंकी में, तो टैंकी के नंबर ऑफ मोल्स सपोज 10,000 होंगे, और वो जो चम्मच में आपने नमक लिया था वो मान लो 1 मोल है। 1000 प्लस 1 स्टिल क्या बनेगा? 1000 ही, 10,000 ही रहेगा वो। आर वी क्लियर? समझ आया यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है डिनोमिनेटर में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। किसके मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर? न्यूमरेटर में नहीं करोगे आप ऐसा, ये इनका सम ये आ रहा है। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे क्या बनेगा? दिस वन इज पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए। क्लियर? इज इक्वल, अब ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? उसके बाद इनको एक्सपैंड करके लिखो, I'll write delta p divided by p naught of A. Clear? Delta p means इन दोनों का डिफरेंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एन ऑफ ए किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर वी क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एम बी चाहिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर रहे हो ना, तो एम बी एक साइड से रखो, बाकी जिस साइड भी रखना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए इंटू 1 बाई, अच्छा ये ऐसे रहने दो पहले, ये बन जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। आपको एम बी फाइंड करना है तो ये सारी टर्म्स आप कहाँ पे, अच्छा ये एम बी, आपको क्या फाइंड करना है? एम बी फाइंड करना है, तो एम बी इधर ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स इधर ले जाओ, या इसी को रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है? इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर देते हैं, दैट विल बी इजियर। तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो लाइक दिस। तो ये बन जाएगा पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई एम ए, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डब्ल्यू ए। क्लियर? तो यहां से भी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी। क्लियर? तो डब्ल्यू बी इधर शिफ्ट कर दो, पी नॉट ऑफ ए, सॉरी पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एम ऑफ ए डिवाइडेड बाई
delta P into W of A multiplied by W of B is equal to M of B. This will be the determination of molar mass from this colligative property. Are we clear? समझ आ रही है बात? ठीक है. This is how you can write. Are we clear with this? आएगा? ठीक है. Or you can write this as a single unit like this. Have a look. आप ये जो चेंज कर रहे हो ना, इसके बदले आप पूरा ये ऐसे ही रख सकते हो like this. Have a look. M of A multiplied by W of B. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A इंटू W ऑफ A इज इक्वल टू एम बी. मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था ना, आपने इसका लोअरिंग वेपर प्रेशर नीचे रखा और जो डिनोमिनेटर में P नॉट ऑफ A वो ऊपर रखा था. आप एक साथ भी रख सकते हो, डजंट मैटर. आर वी क्लियर? आपने ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया? फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही. तो डजंट मैटर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट इज द सेम. आर वी क्लियर? हमने क्या किया, P नॉट ऑफ A किसके डिनोमिनेटर में लिखा? डेल्टा P के डिनोमिनेटर में, ताकि ये एक जगह पे रहे. कौन सी टर्म? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक जगह पे रहे. इज इट क्लियर? समझ आई बात? आप ऐसे रखो एग्जाम में, ऐसे रखो एग्जाम में, डजंट मैटर. इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको ये सिर्फ बोर्ड्स में पूछा जाता है. एंट्रेंस के लिए आपको बस ये वाली टर्म याद रखनी है, बाकी आप वहां पे डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपको वहां पे पूछा जाएगा. क्योंकि दिस वन इज मैथमेटिकल, कुछ ही पोर्शन है जो इसमें कैलकुलेशन बेस्ड है, एंड दिस इज वन ऑफ द पोर्शंस. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है. अनदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्योंकि वो वाली भी इजी है बहुत ज़्यादा. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या लिखोगे उसका स्टेटमेंट? सेम है लाइक जहाँ पे आपने लिखा था ना, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एंटर द वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेशर डिक्रीजेस. क्लियर? प्रेशर डिक्रीजेस देन डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है देन डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ये सारे आपस में डिपेंडेंट है. डू यू नो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर? काउंट कर लो, रिकॉल कर लो. डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा मुझे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ये वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है. डू यू नो दैट? हाँ हाँ. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एट विच लिक्विड बॉइल्स, है ना? यही बोलते हो ना आप? जल्दी बताओ. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड बॉइल होता है, लेकिन एग्जैक्टली वहां पे हो क्या रहा होता है वो चीजें इंपॉर्टेंट है. बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आर वी क्लियर? जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाता है? बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. आर वी क्लियर? उसी के बाद वो कोशिश करते हैं उस ढक्कन को उठाने की. अदरवाइज वेपर्स उससे पहले भी उठते हैं वहां से, लेकिन ढक्कन को वो प्रेस नहीं करता है, पुश नहीं करता है. लाइक बॉइलिंग ये लिक्विड होगा ना किसके अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, ऊपर से आप उसको लिड रखोगे तो लिड ऊपर उठना चाहता है. कब उठना चाहता है? एट बॉइलिंग पॉइंट. बिफोर दैट नो. क्लियर? क्यों होता है? क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्जैक्टली इक्वल हो जाता है किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. Are we clear? Now you know what's boiling point? It's a temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Are we clear? ठीक है. That means अगर कहीं पे atmospheric pressure कम है, let's do this. वहां का boiling point 100 होगा या 100 से ज्यादा या 100 से कम. Like आप altitude पे जा रहे हो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, आपको वाटर बॉईल करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. आर वी क्लियर? दैट मीन्स वाटर डजंट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन द हायर ऑल्टीट्यूड्स. इट विल बी अ बिट लेस. क्लियर? क्लियर है ना? फाइन. तो वहां पे क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? वेपर प्रेशर जल्दी इक्वल हो जाएगा किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. आर वी क्लियर ना? ये अलग से ये इसका एप्लीकेशन है. लीव दिस. ये समझ आया अच्छे से? ठीक है. क्योंकि वेपर्स जल्दी मैच करेंगे वेपर प्रेशर किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ. इसी तरह जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लाइक विद इन द डीप सी, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई. क्लियर? जिसकी वजह से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा. क्लियर? क्योंकि आपको दो प्रेशर्स को मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी. नाउ पे अटेंशन, वी हैव टू ड्रा ए ग्राफ इसके बीच में, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में. पे अटेंशन.
क्योंकि ये आपको ग्राफ से समझ आएगा। यहाँ से टेम्परेचर है ये, सपोज एक लिक्विड बॉईल हो रहा है, ठीक है, दिस वन। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये क्या हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर इसका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है ना, ये वेपराइज हो जाएगा। सपोज वो टेम्परेचर ये है, तो ये है प्योर सॉल्वेंट ए, क्लियर। इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है टीबी, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर वे, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं है। तो मान लो अगर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आर वी क्लियर। फिर उसके बाद जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका बढ़ेगा या कम हो जाएगा, डेफिनेटली वेपर प्रेशर विल रिड्यूस। क्यों, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल्स विल रिड्यूस। अगर उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। हैव अ लुक, अभी तक क्या हो रहा था, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा तो आपको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर, और टेम्परेचर जो उसको दोगे आप, उससे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ आ रही है बात। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी आप ऐड करोगे ना, तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। वेपर प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है कंटेनर में, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वेपर प्रेशर रिड्यूस होने के लिए आपको इसको इंक्रीज करना है, इसका वेपर प्रेशर मैच करना है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो आपको इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब आप ज्यादा दोगे तो डेफिनेटली इसका 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ, कनेक्ट हुआ ये। बाकी ग्राफ वगैरह वो समझते हैं, ठीक है। ये है आपका सॉल्वेंट का, ठीक है। वेट वेट वेट, ग्राफ थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने। सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका, क्लियर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। सपोज आप यहां पे पहुंचे इस टेम्परेचर पे, क्लियर, टी बी नॉट पे। यहां पे आपने क्या देखा, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। दैट मीन ये जो पॉइंट ये वाला है, पॉइंट पी मान लो, पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट बॉइल हो रहा है। इज इट क्लियर। उसके बाद जब आपने क्या किया, सोल्यूशन बनाया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर कुछ यहां पे आ जाएगा, इसका रिड्यूस हो जाएगा, ग्राफ नीचे आएगा थोड़ा, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, देन डेफिनेटली ये भी किसी पॉइंट पे आ जाएगा और किसको हिट करेगा, जहां पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया और इसका वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। क्लियर, दिस लाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आ गया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, यहां से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। एक पॉइंट पे आप ऐसे आ गए कि आपने इतना टेम्परेचर बढ़ाया, इसका वेपर प्रेशर मैच हो रहा है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन बॉइल हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लो टी है यहाँ पे। आर वी क्लियर, या टी भी आप ले सकते हो। हुआ क्या, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, दिख रहा है, क्लियर है ना। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, डेल्टा टी बी, इट विल बी टी बी माइनस टी बी। आर वी क्लियर, क्लियर हुआ। ये क्या है, इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैंने रिलेटिव एलिवेशन बोला, नहीं। दिस वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ यू आर आस्क्ड फ्रॉम द, टू सॉल्व इट फ्रॉम द ग्राफ। बट यहाँ पे हमें ग्राफ से सॉल्व नहीं करना है, हमें ये बताना कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है साथ में। तो डेफिनेटली कहीं पे किसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सोल्यूट के पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट। क्या इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो नहीं है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे डेफिनेशन से आपको दिख रहा है कि जब आपने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, एंड इवेंचुअली चेंज जो आपको दिखा वो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर। नाउ उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये कहानी कहाँ से आई, इट्स अ फैक्ट। जो एलिवेशन या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर वी क्लियर, दिस एम इज नथिंग बट, आप फिर इसको ऐसे लिखते हो, एम इज मोलैलिटी, नॉट मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर वी क्लियर। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या करते हैं, इक्वेट में कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम। आर वी क्लियर। और के का वैल्यू जो है ये 1 आ जाता है। आर वी क्लियर, ठीक है।
तो मोलैलिटी यू नो, इसका मीनिंग क्या है मोलैलिटी का, एनीवन? 1 kg सॉल्वेंट। आर वी क्लियर? तो बाकी आप ये आगे कर सकते हो, दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर वी क्लियर? मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आर वी क्लियर? बाकी इससे मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं सोल्यूट का, वो हम कल पढ़ेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ पे समझ आया अच्छे से? कोई है जिसको इसमें दिक्कत है? ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे।